मिंटू को फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था। खेलते वक्त वो उसमें इतना खो जाता था कि वो उस समय सब कुछ भूल जाता था। वाओ मिंटू, तुम तो फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट हो। वो तो मैं हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये क्या किया मिंटू? अब जल्दी से फुटबॉल लेकर आओ। हाँ, जाता हूँ। मिंटू जैसे ही फुटबॉल लेने बाहर गया, उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो रोड के किनारे एक बोर्ड में एक पोस्टर चिपका रहा था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। ओह नो, मैं तो भूल ही गया। कल गणतंत्र दिवस है और मुझे तो कल स्कूल में भाषण देना है और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। जैसे ही मिंटू को ये बात याद आई, वो दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। क्या हुआ मिंटू? भाग क्यों रहे हो? अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मुझे अब नहीं खेलना, तैयारी करनी है। तुम खेलो। मिंटू भागते हुए अपने घर गया और बिना कोई देरी किए कॉपी और पेन लेकर गणतंत्र दिवस की स्पीच लिखने बैठ गया। मिंटू ने लिखने की बहुत कोशिश की, पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब उसकी बड़ी बहन चिंकी वहां आई और मिंटू को परेशान देख उसके पास गई। मिंटू, इतनी परेशान क्यों हो? और ये अपने कमरे का क्या हाल बना रखा है? क्या बताऊं दीदी, कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस और मुझे स्कूल में इस पर स्पीच देना है। इसलिए मैं स्पीच लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बात है। हाँ दीदी, आप मेरी हेल्प करो ना स्पीच लिखने में। हाँ, जरूर करूँगी। पर मिंटू, सिर्फ लिख कर याद करने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करूँ दीदी? तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। सही कहा दीदी। अगर मैं ये सब समझ गया, फिर तो मैं बिना याद किए ही स्पीच बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो फिर बताओ ना दीदी। बताती हूँ। 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब हमें अंग्रेजों से लगभग 200 साल बाद आजादी मिली। आजादी पाने के लिए हमें कई बलिदान देने पड़े और सालों तक संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष किसने किए दीदी? बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया, जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जाने कितने लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और बलिदान दिए। तब जाकर हमें आजादी मिली। इसलिए हम हर 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दीदी, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, पर मुझे तो गणतंत्र दिवस पर भाषण देनी है। फिर आप मुझे स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्यों बता रही हो? गुड क्वेश्चन मिंटू, क्योंकि गणतंत्र दिवस के बारे में जानने से पहले हमें स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती तो हम गणतंत्र दिवस कैसे मनाते? वाह दीदी, तुम तो बिल्कुल मेरे टीचर की तरह एक एक बात समझाती हो। बड़ा मजा आ रहा है। अब मुझे गणतंत्र दिवस के बारे में बताओ ना। हाँ, बताती हूँ। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी तो हमें मिल गई, पर पूर्ण स्वतंत्रता हमें 26 जनवरी 1950 को मिली, जब देश में हमारा संविधान लागू हुआ। पर दीदी, 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि भारत को आजादी मिलने से पहले 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से पहले तक हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। देश को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी की स्मृति को बनाए रखने के लिए इस दिन भारतीय संविधान को लागू करने का फैसला किया गया। दीदी, पर ये संविधान बनाया किसने? भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लीडरशिप में 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। हालांकि संविधान तो हमारा 26 नवंबर 1939 को ही देश के लोगों को सौंप दिया गया था। मान सम्मान के साथ इसे शुद्ध देश में लागू किया गया।
समझ गया दीदी। और बताओ ना, गणतंत्र दिवस में और क्या होता है? हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को देश के राष्ट्रपति देश की जनता को अपना संदेश देता है। 26 जनवरी को दिल्ली में परेड ग्राउंड पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर तोपों की सलामी दी जाती है और परेड में 3 सेना यानी जल, थल और वायु सेना के प्रमुख राष्ट्रपति को सलामी देता है। यही नहीं, इस दिन हमारी सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। पूरे देश के स्कूल, कॉलेज और हर जगह इस दिन तिरंगा फहराया जाता है, परेड होती है और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, अब समझ आया, इसलिए हमारे स्कूल में भी परेड किया जाता है। बिल्कुल सही मिंटू, इस बार तो मैंने भी परेड में हिस्सा लिया है। वाओ दीदी, अब मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई है। देखना, मैं इस बार गणतंत्र दिवस में सबसे अच्छी स्पीच दूंगा। ये हुई ना बात। इसीलिए हम हर 26 जनवरी को गर्व से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! जय हिंद! ये कहानी एक समय की है। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, सिवाय एक जानवर के, गज्जू के। गज्जू एक शक्तिशाली हाथी था जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। अपने घमंड में वो इतना चूर था कि वो किसी की नहीं सुनता था, जिससे सारे जानवर उससे डरते भी थे और परेशान भी रहते थे। एक बार की बात है, गज्जू अपने ही मस्ती में जा रहा था, तभी उसे प्यास लगी और वो पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। इतनी तेज प्यास लगी है मुझे और कहीं पानी भी नहीं दिख रहा। कुछ देर खोजने के बाद गज्जू को एक छोटा सा पोखर दिखा जिसमें थोड़ा पानी था। गज्जू पानी देखकर खुश हो गया। मिल गया पानी। गज्जू पानी पीने के लिए पोखर के पास गए और जैसे ही अपनी सूंड पानी पीने के लिए बढ़ाई, पानी के अंदर से कुछ मेंढक बाहर आ गए। रुक जाओ गज्जू भैया, इस पोखर में ज्यादा पानी नहीं है। अगर तुम इसे भी पी जाओगे तो हम कहाँ रहेंगे? हमें बेघर मत करो। मेंढक की बात सुनकर गज्जू को गुस्सा आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ और तुम छोटे मोटे मेंढक, और तुम मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो? मैं तो यही पानी पीऊंगा। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पर गज्जू भैया, हमारा क्या होगा? कृपया ऐसा मत करो। मेंढक गज्जू से विनती करते रहे, पर उसने अपने घमंड में उनकी एक न सुनी और देखते ही देखते पोखर का सारा पानी पी गया और पोखर सूख गया। मेंढक बेघर हो गए और दुखी भी, और गज्जू अपनी मस्ती में आगे चला गया। ये गज्जू ने अच्छा नहीं किया। हाँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं, वो इतना शक्तिशाली है। गज्जू हमेशा ऐसा ही करता था और वही उस दिन भी हुआ जब उसका सामना जंगल के बंदर डमरू से हुआ। डमरू एक केले के पेड़ पर चढ़कर केले खा रहा था, तभी वहां गज्जू आ गया। पेड़ पर केले देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, केले देखकर ही मुंह में पानी आ गया। आज तो पेट भर के खाऊंगा। गज्जू तुरंत केले के पेड़ के पास पहुंच गया, पर वहां डमरू को केले खाते देख वो गुस्सा हो गया। डमरू, ये केले मैं खाऊंगा, इस पर सिर्फ मेरा हक है। चले जाओ यहाँ से। ये क्या बात हुई भाई? मैं पहले से यहाँ केले खा रहा हूँ। जंगल में और भी केले के पेड़ हैं, वहाँ जाके खा लो। मुझे भी भूख लगी है। जंगल के फलों पर सबका अधिकार है। क्या कहा? सबका अधिकार? इस जंगल में जो भी है उस पर सबसे पहले अधिकार मेरा है, क्योंकि मैं इस जंगल का सबसे बलवान जानवर हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर जीत जाओ और भगा दो मुझे यहाँ से, या फिर खुद भाग जाओ। आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ गज्जू, पर देखना, एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जब मिलेगा तब देख लूंगा, अभी तो मुझे ये फल खाना है। बेचारा डमरू वहां से चुपचाप भूखे पेट चला गया, पर गज्जू को हमेशा की तरह इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह समय बीतता गया। गज्जू का दिन ब दिन जंगल के जानवरों को परेशान करना बढ़ता ही गया। सब लोग उससे परेशान थे, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। फिर एक दिन गज्जू जंगल में सैर कर रहा था, तभी उसे एक आम का पेड़ दिखा जिसमें ढेर सारे आम लगे थे। गज्जू आम देखकर खुश हो गया और आम खाने के लिए पेड़ की डाल को
अपनी सूंड से जैसे ही खींचना चाहा, उसे एक आवाज सुनाई दी। गज्जू भैया रुको, ऐसा मत करो, इस पेड़ में मेरा घर है। ये आवाज कालू कौवे की थी, जो उस पेड़ के घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहता था। उसने गज्जू को पेड़ हिलाने से मना किया, पर गज्जू कहाँ मानने वालों में से था। मैं क्यों रुकूं भला? ये आम खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। गज्जू ने बिना कुछ सोचे समझे पेड़ की डाल को इतनी जोर से खींचा कि पूरा पेड़ हिल गया, जिससे घोंसले में बैठे कालू कौवे के बच्चे पेड़ से नीचे गिरकर घायल हो गए। अपने बच्चों को घायल देखकर कालू कौवे को गज्जू पर बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारी शिकायत शेर सिंह से करूंगा। क्या कहा शेर सिंह? अच्छा मजाक था। अरे शेर सिंह भी मुझसे डरता है, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? कालू का मजाक उड़ाकर घमंडी गज्जू वहां से चला गया। भाइयों, इस गज्जू का कुछ करना होगा। उसकी दबंगई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक हम ये अत्याचार सहते रहेंगे? पर हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, वो इतना शक्तिशाली है कि हमारा उसके सामने क्या मुकाबला। वो इतना बड़ा और खतरनाक है कि उसके पास जाने में भी डर लगता है। दोस्तों, तुम शायद भूल रहे हो कि एकता में कितना दम होता है। अरे एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, पर जब लकड़ियों का गुच्छा हो तो उसे तोड़ना आसान नहीं होता। भूल गए? बात तो सही है, पर हम उसे मजा चखाएंगे कैसे? मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए हमें सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा। कालू कौवे की बात से सब सहमत हो गए। कालू ने अपना प्लान सबको बताया, जिससे गज्जू के घमंड को तोड़कर उसे सबक सिखाया जा सके। सब लोग चुपचाप गज्जू का इंतजार उसी जगह कर रहे थे जहां वो रोज खाना खाने के बाद आराम करने आता था। तभी रानी मधुमक्खी वहां उड़ते हुए आई और बोली, गज्जू इधर ही आ रहा है। ठीक है रानी मधुमक्खी, जैसे ही गज्जू आराम करने के लिए लेटे, तुम लोग अपना काम शुरू कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो तैयार हो जाओ। प्लान के मुताबिक रानी मधुमक्खी ने अपने कुछ दोस्त मधुमक्खियों को वहां बुला लिया और पेड़ पर बैठकर गज्जू का इंतजार करने लगी। रोज की तरह गज्जू उसी पेड़ के नीचे आराम करने आया, वहीं लेट गया। उसके लेटते ही मधुमक्खियां उसके कान के पास जाकर गुनगुनाने लगी और मधुर संगीत निकालने लगी। ऐसी मधुर संगीत सुनकर गज्जू खो गया और अपनी आंखें बंद करके संगीत का मजा लेने लगा। डमरू भैया, अब तुम्हारी बारी है। कालू कौवे का इशारा पाते ही डमरू बंदर चुपके से गया और हाथ में मिट्टी लेकर आंखें बंद किए हुए गज्जू की आंख में डाल दी। गज्जू की आंख में मिट्टी जाते ही उसे कुछ दिखाई देना बंद हो गया। ये क्या किया? किसने किया? किसको अपनी जान प्यारी नहीं? छोड़ूंगा नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गज्जू परेशान होकर इधर उधर भागने लगा और कभी पेड़ों से तो कभी पत्थरों से टकराने लगा। गज्जू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मेंढक भैया, समय आ गया है गज्जू को उसका सबक सिखाने का। अब तुम लोग शुरू हो जाओ। मेंढक अपने दोस्तों के साथ पास में बने एक गड्ढे में चला गया और वहां से टर टर की आवाजें निकालने लगे। अगर मैं मेंढक की आवाज का पीछा करूं तो पानी तक जरूर पहुंच जाऊंगा। गज्जू मेंढक की आवाज का पीछा करते हुए गया और सीधे गड्ढे के अंदर घुस गया। कालू कौवे की योजना सफल हुई। सब लोग गड्ढे के बाहर आकर गज्जू से बोले, क्या हुआ गज्जू, गड्ढा नहीं दिखा? खैर, तुम तो बहुत बलवान हो, खुद ही निकल जाओगे इस खड्डे से। इसको इसकी सजा मिल गई, चलो यहाँ से। हाँ, मेरा बदला भी पूरा हुआ। चलो चलो। गज्जू को गड्ढे में छोड़कर सब लोग वहां से चले गए। गज्जू रात भर गड्ढे से निकलने का प्रयास करता रहा, पर सफल नहीं हुआ। वो मदद के लिए पुकारता रहा, पर कोई उसकी मदद करने नहीं आया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये सब मेरे कर्मों का फल है। सच कहते हैं, जो दूसरों का बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। लगता है इसी गड्ढे में मेरी जान चली जाएगी। गज्जू रोता रहा, चिल्लाता रहा और सुबह हो गई। सुबह सभी जानवर वहां आए और देखा कि गज्जू बाहर निकलने के लिए अभी भी कोशिश कर रहा है। क्या हुआ गज्जू, तुम अभी भी गड्ढे में हो? मुझे माफ कर दो कालू, अपने घमंड में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ। गज्जू का पछतावा सुनकर सभी जानवरों को उस पर दया आ गई। लगता है गज्जू को अपना सबक मिल गया है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। आखिर है तो ये हमारे जंगल का एक सदस्य ही। सही कहा, पर हम इसे यहाँ से कैसे निकालें? वैसे ही जैसे इसे नीचे गिराया था, एक साथ मिलकर। मेरे पास एक योजना है, तुम लोग यहीं रुको। रानी मधुमक्खी उड़ते हुए वहां से गई और चूहों को बुला लाई। चूहों ने भी गज्जू पर दया दिखाई और देखते ही देखते पास की झील से एक सुरंग बना दी, जो सीधे गज्जू के गड्ढे तक आती थी।
झील का पानी गज्जू के गड्ढे में भरने लगा और पानी भरते ही गज्जू गड्ढे से बाहर आ गया और सबसे माफी मांगी। तुम लोगों ने दिखा दिया कि एकता में कितना बल होता है। आज से मैं भी सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा। पहले की भूल चूक को माफ कर देना। सबने गज्जू को माफ कर दिया और फिर गज्जू हंसी खुशी जंगल में सबसे मिलजुल कर रहने लगा।